वेलकम स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है विवोक ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। मैं हूं भुवनेश्वर श्रीमाली और मैं आपको बता रहा हूं टैक्स, और टैक्स में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं इनकम टैक्स। कंप्लीट है। इनकम टैक्स के अंतर्गत मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक्स बता दिए हैं और पिछली कुछ क्लासेस के अंदर मैंने आपको इनकम टैक्स के कुछ फॉर्म होते हैं, जिसके अंतर्गत मैंने आपको एक फॉर्म के बारे में बताया था 26 AS के बारे में बताया था कि जो एक नॉर्मली क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का जो कर्मचारी है इसकी एक प्रकार की पूरी एक कुंडली होती है, उसमें इसके आय से संबंधित उसने इसमें कितना टैक्स चुकाया, एडवांस टैक्स कितना चुकाया, वो संपूर्ण जो जानकारी होती है वो उसके अंदर क्या होती है आप लोगों को मिल जाएगी। तो मैं आज की क्लास की बात करता हूँ। आज की क्लास को उसी क्लास को मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ जो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था। मैंने 26 AS के बाद एक नेक्स्ट एक जो फॉर्म बताया था, आपको ध्यान हो तो वो फॉर्म था मेरा फॉर्म 16। याद आ रहा है फॉर्म 16? फॉर्म 16 के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि ये जो फॉर्म होता है ये फॉर्म नियोक्ता के द्वारा यानी कंपनी की ओर से उस कर्मचारी को प्रोवाइड किया जाता है। किसको? जिसको जरूरत होती है, जिसके अंतर्गत आपको पता है, मैंने आपको बताई थी इसमें बहुत सारी जो जानकारी होती है वो सम्मिलित होती है। फॉर्म 16 के अंदर क्या क्या जानकारी के बारे में मैंने आपको बताया था वो आपको मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि पिछली क्लास में मैंने आपको कहाँ तक बताया था। साथ ही साथ मैंने आपको फॉर्म 16 का जो फॉर्म होता है उस फॉर्म को भी मैंने आपको पूरा कंप्लीट वे से बताया था कि किसमें क्या फिल करना होता है और लास्ट में क्या होता है, आपको पूरी जानकारी उसमें मिल जाएगी। आपको ध्यान हो तो उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, जिसमें पार्ट ए में क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है नियोक्ता व कर्मचारी की क्या होती है जानकारी होती है, और पार्ट बी के अंतर्गत उसके वेतन से संबंधित जो भी जानकारी होती है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाती है। तो आप लोग देख सकते हो, मैं रिवाइज कर देता हूँ फॉर्म 16 क्या होता है और उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि फॉर्म 16 में मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया था। मैंने फॉर्म 16 के अंतर्गत यानी फॉर्म 16 में क्या क्या होता है वो आप लोग देख लें। जैसा कि इसमें लिख रखा है फॉर्म 16 के अंदर सैलरी जो होता है एक प्रकार का TDS सर्टिफिकेट आपको मिलता है। फॉर्म 16 जो होता है एक प्रकार का होता है TDS सर्टिफिकेट होता है, जो कि अंडर सेक्शन 203 है, उसके हिसाब से इनकम टैक्स इशू करता है। किसके द्वारा? एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को। मैं आपको बता ही रहा था जैसे कि नियोक्ता के द्वारा अपने कर्मचारी को क्या होता है TDS सर्टिफिकेट, जो कि फॉर्म 16 कहता है, अंडर सेक्शन 203 के अंतर्गत वो आता है। उसमें क्या क्या होता है इसमें आप लोग देख सकते हो, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है पार्ट ए होता है, दूसरा होता है पार्ट बी होता है। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म 16 का उपयोग क्या होता है, उसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो फॉर्म 16 के बारे में मैंने आपको बताया उसकी आवश्यकता कहाँ कहाँ होती है, आप लोग देखें। सबसे पहले बात करता हूँ फॉर्म 16 की जो आवश्यकता होती है वो होती है फिलिंग ऑफ ITR, यानी जब आप ITR यानी इसको फुल फॉर्म इसकी होती है इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न जब हम भरते हैं तो उस केस में भी फॉर्म 16 की आवश्यकता आपको पड़ती है, उसको पता लगेगा कि कहाँ कितना TDS कटा उस हिसाब से। उसके बाद बैकअप प्रूफ फॉर TDS, प्रूफ हो गया आपके पास कि आपने TDS जमा कराया। किससे प्रूफ हो गया? आपको फॉर्म 16 के द्वारा आपको प्रूफ हो गया कि आपने TDS जमा करवा रखा है। उसके बाद लोन एप्लीकेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी व्यक्ति जो होता है यदि उसको कोई राशि की आवश्यकता है, लोन की जरूरत होती है, तो वो कहाँ जाएगा? सबसे पहले बैंक के पास से जाता है कि मुझे लोन की आवश्यकता है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जब कोई व्यक्ति लोन लेने के लिए जाता है तो सबसे पहले जो बैंक वाले होते हैं वो क्या बोलते हैं, क्या आप ITR भरते हैं? अब ITR क्या होता है वो तो हम आने वाली क्लास के अंदर पढ़ेंगे, तो आपको पता भी लग जाएगा कि ITR होता क्या है। ITR भरते हो क्या? क्वेश्चन नंबर 1 पूछेगा, क्या आपके पास फॉर्म 16 है, वो भी पूछेगा उससे। उसके बाद आपकी सैलरी स्लिप क्या है, मतलब अदर जो भी डॉक्यूमेंट हो तो उस डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी वो आपसे पूछेगा। यानी कहने का मतलब क्या है, जब आप कोई लोन लेने के लिए जाते हो तो उस केस में भी फॉर्म 16 आपको वहां से मांगा जाता है जहां से आप लोन लेने जा रहे हो वहां पे, चाहे वो बैंक लोन हो चाहे वो फाइनेंस कंपनी से आप लोन लेने जा रहे हो, तो उस केस में भी फॉर्म 16 की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा उसकी जो जरूरत पड़ती है वो चलती है वीजा एप्लीकेशन। वीजा आप लोगों ने नाम सुना होगा और वीजे के बारे में आपको अच्छे से पता भी होगा। वीजा का मतलब क्या होता है? पासपोर्ट। चलो ठीक है, पासपोर्ट का मतलब होता है एक भारत से बाहर जाने के लिए आपको पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या होती है, जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन पासपोर्ट तो बन गया, लेकिन आपको उसके अलावा क्या वीजा की जरूरत पड़ती है। कभी कभार क्या होता है किसी देश का वीजा उनको नहीं मिल पाता है, बहुत सारे उसके कारण होते हैं, वो भी अलग अलग कारण होते हैं। उसमें एक कारण ये भी हो सकता है यदि आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो उस केस में भी वीजा के लिए मान लो अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपको वीजा नहीं मिल पाएगा जब आपके पास फॉर्म 16 नहीं होगा। तो कंप्लीट है। तो फॉर्म 16 होता क्या है,
उसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं वो मैंने आपको जैसा कि पिछली क्लास में बता दिया था, रिवाइज के तौर पे फिर से मैंने आप लोगों को बता दिया इसका क्या उपयोग है। अब मैं बात करता हूँ इसके अंदर कौन कौन सी जानकारी होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें दो प्रकार के पार्ट होते हैं, मतलब कि जो फॉर्म 16 होता है उसको दो भागों में डिवाइड कर रखा है, दो भागों में विभाजित कर रखा है। कौन कौन सा है? पहला बोलता हूं मैं पार्ट ए। पार्ट ए क्या कहता है? पार्ट ए बोलता है कि पार्ट ए के अंतर्गत जो नियोक्ता होता है और जो कर्मचारी होता है उसके बारे में बात हो रही है, जिसके अंदर क्या होता है? नाम होता है, एड्रेस होता है, पेन ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। पेन क्या होता है? पैन कार्ड की फुल फॉर्म मैंने आपको जैसे ही बता दी, पेन की फुल फॉर्म होती है परमानेंट अकाउंट नंबर। आगे बात में स्टूडेंट्स, और परमानेंट अकाउंट जो नंबर जो होता है वो कितने डिजिट का होता है? 10 डिजिट का होता है। ये भी मैंने आपको बताया था। 10 डिजिट को भी अलग अलग भागों में डिवाइड हम कर सकते हैं या किया हुआ होता है। कैसे होता है? 5 4 1, 5 अल्फाबेटिकल, 4 न्यूमेरिकल और 1 अल्फाबेटिकल। कंप्लीट है। और 5 अल्फाबेटिकल में मैंने आप लोगों को बताया, शुरू के जो 5 अल्फाबेटिकल होता है उसमें मैंने आप लोगों को बताया एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो पार्ट आपको बताया था, इसका जो चौथा कैरेक्टर होता है, पांचवे का जो चौथा कैरेक्टर होता है, उससे यह साबित होता है, प्रूफ होता है कि जो पैन कार्ड है वो किससे संबंधित है। क्या वो प्रॉपर्टी से संबंधित है, क्या वो कंपनी से है, क्या फर्म से है, क्या ट्रस्ट से है, वो किससे पता लगेगा? उसके चौथे जो कैरेक्टर होता है उससे आपको पता लग पाएगा। यदि आपके पास भी पैन कार्ड है तो आपको देखोगे चौथा जो कैरेक्टर आप लोगों के पास जो पैन कार्ड होगा उसका जो चौथा जो कैरेक्टर होगा वो पी लिखा हुआ होगा। P4 होता है प्रॉपर्टर, यानी किसी व्यक्ति के लिए वो संबंधित होता है। कंप्लीट स्टूडेंट। तो इसमें आपको क्या क्या मिल जाएगा? पार्ट ए के अंदर आपको फिल करना पड़ेगा, नाम करना पड़ेगा, उसका एड्रेस करना पड़ेगा, पेन ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। कंप्लीट है। फिर मैंने आपको बताया एम्प्लॉयर्स 10 नंबर आया जाता है, 10 का टैक्स असेसमेंट नंबर जिसको हम बोलते हैं। इसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया टैक्स असेसमेंट डिडक्शन अकाउंट नंबर, बताइए ना, टैक्स डिडक्शन कलेक्शन अकाउंट नंबर 10 नंबर इसकी बात कर रहा था, टैक्स कलेक्शन एंड डिडक्शन अकाउंट नंबर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये भी 10 डिजिट का ही होता है। और 10 डिजिट के अंतर्गत ये किस कौन सी श्रेणी में होता है? अलग अलग भागों में इसको भी डिवाइड कर रखा था। जैसे पैन कार्ड होता है 5 4 1, वैसे 10 जो होता है वो होता है 4 5 1 के अंतर्गत, यानी 4 अल्फाबेटिक होते हैं शुरू वाले, फिर 5 हो जाएंगे शुरू के जो 4 हो गए वो हो गए अल्फाबेटिकल, उसके बाद जो 5 हो गए वो हो गए न्यूमेरिकल, और लास्ट को जो एक जो होगा वो क्या हो जाएगा? से अल्फाबेटिकल हो जाएगा। कंप्लीट। तो इसके अंदर 10 कार्ड की जो होती है एम्प्लॉय की जो एम्प्लॉयर की जो 10 कार्ड होता है जो टीडीएस काटता है उसका 10 नंबर आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद समरी ऑफ सैलरी पेड एंड टीडीएस, यानी समरी का मतलब होता है सारांश, सैलरी जो उसको वेतन मिल रहा है उसका सारांश हो गया, टीडीएस का सारांश आपको उसमें फिल करना पड़ता है। पार्ट ए की मैं यदि बात करता हूं तो उसके बाद मैं पार्ट बी की बात करता हूं, तो पार्ट बी के अंदर क्या क्या सम्मिलित होता है आप लोग देखें। इसमें यह बताया गया है कि पार्ट बी के अंतर्गत टोटल सैलरी रिसीव्ड, यानी उसको कर्मचारी को टोटल कितनी सैलरी रिसीव्ड हुई उसकी आपको डिटेल मिल जाएगी। एग्जम्पशंस अलाउड, एग्जम्पशन को हिंदी में कहा जाता है कर मुक्तियां, जो भी इसको डिडक्शंस हो गए उसको जो डिडक्शन मिलते हैं, कर मुक्तियां मिलती है, वो सभी जो होती है वो इसके अंदर लिखी हुई होती है। साथ ही साथ ग्रोस इनकम, ग्रोस इनकम का मतलब क्या होता है? सकल आय। और जैसा कि मैंने आपको सकल आय के बारे में बताया था, सकल आय का मतलब होता है जो आय के जो स्रोत होते हैं, आय के स्रोत जैसा कि मैंने आपको बताया था 5 प्रकार के आय के स्रोत होते हैं। तो उन स्रोतों 5 प्रकार की जो स्रोत होते हैं, 5 प्रकार की जो इनकम होती है, यदि किसी व्यक्ति को हो रही है, किसी में हो रही है, किसी में नहीं हो रही, 5 को जोड़ दिया जाता है, उसके बाद जो आती है वो कहलाती है ग्रोस इनकम। कंप्लीट है। फिर डिडक्शन, मैंने आपको डिडक्शन के बारे में बताया था, कटौतियां जो होती है, और कटौतियों के बारे में मैंने आपको डिटेल्स में बताया था कि जो कटौतियां होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है भुगतान और विनियोग से संबंधित होती है, दूसरी जो कटौतियां संबंधित होती है वो होती है आय से संबंधित। कंप्लीट है। या दूसरे शब्दों में मैं बोलूं 80C से लगाकर 80U तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत 80C से लगाकर 80U तक के कुछ डिडक्शंस दिए होते हैं, यदि किसी व्यक्ति को मिलते हैं तो उसकी आपको पूरी डिटेल उसमें मिल जाएगी। साथ ही साथ नेट टैक्सेबल सैलरी, यानी जो ग्रोस इनकम हुई है उसके बाद जो भी डिडक्शंस मिल रहे हैं उनको लेस करने के बाद जो उससे अमाउंट आता है वो उसकी टैक्सेबल की श्रेणी में आ जाएगा, तो उसके नेट उसको सैलरी कितनी मिल रही है वो वहाँ पे आ जाएगी। फिर रिबेट, रिबेट का मतलब ये होता है, देखो नॉर्मली क्या डिडक्शन मिल गए, दूसरे जो भी एग्जेम्पशन है वो मिल गए थे, अब लास्ट में क्या होता है सरकार के उसको रिबेट मिलता है, नॉर्मली 2500 तक क्या ऐसा कुछ अमाउंट फिक्स क्राइटेरिया होता है, वो डिपेंड करता है आपकी जो सालाना जो इनकम होती है, सालाना जो सैलरी होती है, उसके बाद ही क्या होता है आपको रिबेट मिलते हैं, जो कि उसका सेक्शन है अंडर सेक्शन 87/89। कंप्लीट स्टूडेंट। तो ये तो बात हो गई, किसकी बात हो गई, ये बात मैंने आपको बताई थी, ये बात जो होगी वो फॉर्म 16 की।
आपको मैंने फिर से रिवाइज भी कर दिया कि फॉर्म 16 में क्या क्या होता है, कंप्लीट समझ में भी आ गया होगा कि फॉर्म 16 का उपयोग कहाँ होता है। उसके बाद मैंने आपको फॉर्म 16 का पूरा फॉर्म जो होता है उस फॉर्म के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि जिसमें पर्टिकुलर मैं आपको फिर से उस चीज़ को रिवाइज कर देता हूँ कि फॉर्म 16 में अपने क्या क्या देखा था और फॉर्म 16 जो होता है वो दिखता कैसा है, मैं आपको बता देता हूँ वो भी। आपको ध्यान हो तो पिछली क्लास के अंतर्गत मैंने इस फॉर्म के बारे में बताया था। जो फॉर्म जो 16 होता है वो फॉर्म जो 16 का जो प्रारूप है वो इस प्रकार का प्रारूप होता है और इसके अंदर अपन को पूरी डिटेल क्या होती है फिल करनी पड़ती है। इसमें मैंने आपको कंप्लीट बता दिया था कि इसमें जो भी एम्प्लॉयर वो एम्प्लॉय की डिटेल होती है वो लिखना पड़ेगा और आपने जो बुक जो एंट्रीज की है उसका पूरा आपको चालान नंबर वगैरह लिखना पड़ेगा। इसमें चालान नंबर के बारे में बता रहेगा, जो भी चालान नंबर जब हम चालान जमा करवाते हैं, टीडीएस का अमाउंट जब जमा करवाते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, तो उसमें आपको चालान नंबर मिलता है। तो चालान नंबर के यहाँ पे क्या हो सकता है उसको अपन मैच करते हैं, देखते हैं कि उसका क्या है क्या नहीं, उसकी डिटेल आपको पूरी फिल करनी पड़ती है। उसके बाद वेरीफाई करना पड़ता है कि आपने जो भी सूचनाएं भरी है, चाहे वो चालान नंबर हो, उस व्यक्ति का नाम हो, कर्मचारी का नाम हो गया, नियोक्ता का नाम हो गया, उसका पैन कार्ड वगैरह हो गया, वो सही है गलत है, इसकी केस में आपको पूरी चीज़ को वेरीफाई करना पड़ता है, उसको सबमिट करना पड़ता है। कहाँ सबमिट करना पड़ता है? डिपार्टमेंट के अंदर। फिर पार्ट बी का जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वैसे मैंने आपको एक समरी के रूप में बताया था पार्ट बी के अंदर क्या क्या आएगा। पार्ट बी के अंदर उसको जो जो सैलरी मिल रही है वो आ जाएगी और उसके अलावा जो भी उसको एग्जामिशंस अलाउड हैं, उसको जो कर मुक्ति जो अलाउड है वो उसको उसमें लिखा जाता है। साथ ही साथ जो भी उसको डिडक्शंस मिल रहे हैं वो उसमें लिखी जाती है। तो ये आपको पूरा इसके अंदर फिल करना पड़ता है कंप्लीट शून्य तक। तो ये तो बात हो गई फॉर्म 16 की बात हो गई। बढ़े आगे की तरफ। तो आज की क्लास में क्या होने वाला, आज की क्लास में मैं उसी क्लास को मैं आज कंटिन्यू करने वाला हूँ जिसके अंतर्गत आपको नई चीज देखने को मिलेगी। जो टॉपिक बच रहा है, इसका पार्ट बच रहा है, उसकी बात कर रहा हूँ। फॉर्म 16 तो बात हो गई और आपको मैंने फॉर्म 16 क्या होता है वो भी आप लोगों को समझ में आएगा होगा। तो आज की क्लास में बात करने वाला हूँ नेक्स्ट जो फॉर्म है वो है फॉर्म 16A। कौन सा फॉर्म है? फॉर्म 16 है। अब फॉर्म 16 और 16A क्या होता है, 16 के बारे में मैंने आपको बता दिया 16 क्या होता है। अब 16A क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं और इसको भी हम आज की क्लास के अंदर देख लेते हैं कि उसका फॉर्म कैसा होता है, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको बढ़नी पड़ेगी। कंप्लीट है। तो आप लोग देख सकते हैं फॉर्म 16 की जो डेफिनेशन दे रही है, परिभाषा दे रही है, उसको मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर्म 16A को उस स्थिति में टीडीएस प्रमाणीकरण माना जाता है यदि आपने किसी वित्तीय वर्ष में अपने वेतन के अलावा कोई आय अर्जित की हो। यानी कि इससे क्लियर पता चल रहा है कि जैसे कि फॉर्म 16 की मैं बात करता हूँ, फॉर्म 16 की बात कर रहा हूँ। फॉर्म 16 जो संबंधित होता है वो होता है नियोक्ता व कर्मचारी। इसका मतलब क्या हुआ, जब कभी कोई व्यक्ति है, कोई कर्मचारी, वो वेतन भोगी होता है। कौन सा भोगी होता है? वेतन भोगी होता है। और उस केस में यदि उसको टीडीएस का सर्टिफिकेट चाहिए होता है तो उसको फॉर्म 16 कहते हैं। कंप्लीट है। और जो फॉर्म 16A होता है वो क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति है जो सैलरी की अतिरिक्त कहीं और से क्या कर रहा है, आय अर्जित कर रहा है, तो उस केस में फॉर्म 16 का उपयोग लिया जाता है। तो इसी डेफिनेशन में ये दिया गया है। तो वेतन के अलावा कोई आय अर्जित की हो तो कौन सा फॉर्म हो जाएगा? फॉर्म 16 का। उदाहरण भी दे रखा है। उदाहरण के रूप में आप लोग इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सबसे बड़ा एग्जांपल है, प्रैक्टिकल लाइफ की मैं बात करता हूँ तो, जो कि सबके साथ बीतता है। उदाहरण के लिए बैंक यदि आप अपनी जमा राशि पर ब्याज के रूप में कुछ भी अर्जित कर चुके हैं तो फॉर्म 16 जारी कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बैंक के अंदर अपन ने कोई डिपॉजिट करवा रखा है और डिपॉजिट के आधार पर मान लो कि कोई ब्याज मिला है और आपको मैंने बताया था कि ब्याज के जमा मान के चलता कि इतना ब्याज मिलना चाहिए, लेकिन उतना ब्याज नहीं मिलता है और कुछ राशि कट जाती है जिसे हम टीडीएस कहते हैं। आगे की बात समझे? तो हम क्या कर सकते हैं, बैंक वालों को बोल सकते हैं कि आपने ब्याज तो काट लिया, ब्याज के ऊपर टीडीएस तो काट लिया, मुझे टीडीएस सर्टिफिकेट का फॉर्म तो दो एक बार। तो वो फॉर्म जो रिलीज करेगा बैंक की ओर से उस व्यक्ति को या फिर आपको या फिर मुझे, जो फॉर्म रिलीज करेगा वो फॉर्म कौन सा होगा? फॉर्म 16 होगा। देख लेना आप लोग। तो इसमें बोल रखा है यदि आप अपनी जमा राशि पर ब्याज के रूप में कुछ भी अर्जित कर चुके हैं तो फॉर्म 16A जारी कर सकते हैं। अगर आपने फ्रीलांसर के रूप में काम किया, मतलब फ्री होके काम किया, दूसरा जैसे बहुत होता है ना, बात करते एक फ्री होकर काम करना, पर्टिकुलर एक नौकरी नहीं कर रहा है, किसी कंपनी में वो नौकरी नहीं कर रहा, फ्री काम करता है, जैसे जहाँ काम मिल गया उसके हिसाब से तो काम मिलता है। और उस केस में यदि कोई टीडीएस की कोई हिस्से कट रहा है तो उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। फ्रीलांसर के रूप में काम किया है और अर्जित आय यदि आपके भुगतान पर टीडीएस काटा गया, मतलब मैंने जैसा बोला था कि फ्री होकर काम करता है, जैसे मतलब टुकड़ों में काम करता है, पर्टिकुलर एक जगह नौकरी नहीं करता। जैसे मैं आप लोगों की बातें करता हूँ, इन फ्यूचर में जब आप
अकाउंटेंट बन जाओगे, आप अच्छे से उस चीज़ को समझ लोगे, फिर क्या होगा, आप जब मार्केट में काम करने जाओगे तो आप ये सोचोगे नहीं यार मैं कहीं फुल टाइम नौकरी नहीं करूँ, मैं क्या करूँ 4-5 जगह के काम कर लूँ, काम देख लूंगा, उसके पार्ट टाइम के हिसाब से मुझे क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। वही वाली बात यहाँ पर भी हो रही है। और ऐसी जगह है कि वहाँ पे अमाउंट कुछ ज़्यादा बन रहा है और अमाउंट टीडीएस के बारे में आपको डिटेल्स में बता दिया कहाँ पर कैसे कैसे होती बात। तो यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो इसको हम उसी वजह से यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि यदि अर्जित आय आपके भुगतान पर टीडीएस काटा गया है तो विभिन्न ग्राहकों से आपके ग्राहक फॉर्म 16A जारी करेंगे। यानी जहां टीडीएस काटा जाएगा उसको हम बोल देंगे कि भाई साहब मेरे को तो आप काट रहे हो टीडीएस, लेकिन मैं टैक्स लाइब्रेरी में आता तो नहीं हूं, तो मेरे को आपको टीडीएस का फॉर्म चाहिए होगा, 16A चाहिए होगा। तो वो फॉर्म 16 जो एक जारी करेगा, कौन करेगा, वो व्यक्ति कर देगा। कंप्लीट है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे के। ध्यान दें कि यह फॉर्म किसी भी संस्थान द्वारा जारी किया जा सकता है। किसी भी संस्थान द्वारा क्या हो सकता है, वो जारी किया जा सकता है जिसने आपकी ओर से करों में कटौती और जमा की है। यानी उसने आपकी सैलरी से पैसा काटा है, आपकी जो आय अर्जित हुई, मैं सैलरी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा आय, आपको जो आय अर्न हो रही थी उस केस में उसने क्या करा, वहां से क्या कर दिया, पैसा काट दिया कर के रूप में। और कर कौन सा, वो टीडीएस के रूप में क्या कर दिया, उसने टीडीएस काटा और उसके बाद उसने सरकार को जमा करा दिया। तो उस केस में क्या होगा, उसकी ओर से फॉर्म 16A जारी होगा। फॉर्म में कुछ विवरणों का एक सेट शामिल होता है, जैसे कि उसके अंदर क्या क्या शामिल होता है। जो फॉर्म होता है, क्लियर लिखने का फॉर्म जो होता है, उसमें कुछ क्या होता है, विवरण होता है, डिटेल्स होती है, वो उसमें शामिल होती है। वो डिटेल्स क्या क्या होती है देखें आप लोग। इसके अंदर क्या होता है, कटौतीकर्ता और कटौतीकर्ता का नाम, जो कौन कटौती कर रहा है उसका नाम हो जाएगा, उसका पता हो जाएगा, उसका टैन नंबर हो जाएगा, उसका पैन नंबर हो जाएगा, चल विवरण यानी जो भी असेट्स वगैरह उसकी बात कर रहा हूँ वो हो गया, और बहुत कुछ। इसके अलावा अपन फॉर्म देखेंगे, मैं आपको अभी फॉर्म बताऊंगा, 16A का फॉर्म भी बताऊंगा। जैसे कि फॉर्म 16 मैंने आपको बताया, जैसे फॉर्म 16A में क्या क्या डिटेल्स भरी जाती है वो फॉर्म भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ऐसी कुछ डिटेल्स इसके अंदर होती है। इसके अलावा क्या होता है, फॉर्म में आपके द्वारा अर्जित आय और बाद में जमा किए गए टीडीएस पर विवरण जोड़ने का स्थान भी है। मतलब कि आपने कितनी आय अर्जित की है और कितना टीडीएस जमा करवाया है या टीडीएस कटा है, तो उसकी संपूर्ण जानकारी जो होगी वो कहाँ मिल जाएगी, आपको फॉर्म 16A के अंदर मिल जाएगी। कंप्लीट है। फॉर्म 16A आ गई होगी बात सुनने। तो फॉर्म 16A का मतलब क्या होता है, अब हम थोड़ा फॉर्म 16A देख लेते हैं और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी फॉर्म 16 और फॉर्म 16 में अंतर क्या है। वैसे नाम से तो पता लग रहा है कि 16A में हो क्या रहा है और फॉर्म 16 में क्या हो, लेकिन इसके जो मेन मुख्य जो बिंदु है जो कि इसको विभाजित करते हैं, इन दोनों में जो अंतर होता है वो उसमें मैं आपको बताता है कि इन दोनों में अंतर क्या होता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फॉर्म 16A दिखता कैसा है, होता क्या है और उसके अंदर क्या क्या आपको फिल करना पड़ता है। तो मैं फॉर्म 16 की बात कर रहा हूँ, फॉर्म 16A। तो स्टूडेंट्स फॉर्म 16A की जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉर्म 16A भी लमसम कैसा होता है, जैसा कि मैंने आपको फॉर्म 16 बताया था वैसा के वैसे क्या होता है, फॉर्म 16A भी होता है। खाली क्या है, फॉर्म 16 और 16A में क्या हो रहा है, अंतर क्या हो रहा है, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा उसमें दोनों के बीच पे अंतर क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर्म 16A का फॉर्म फॉर्मेट कैसा होता है और इसको कैसे, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल की जाती है। तो देखिए सबसे पहले इसका जो आ रहा है सर्टिफिकेट नंबर, जो भी इसका सर्टिफिकेट नंबर होगा वो आज कब वो लिखना पड़ेगा। लास्ट अपडेट ऑन, कब आपने लास्ट उस चीज को अपडेट किया है, लास्ट ईयर किया है, त्रैमासिक हो गया, दो जो भी होगा उसके हिसाब से हो गया, वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ द डायरेक्टर, यानी इसका मतलब क्या हुआ, जो व्यक्ति टीडीएस की कटौती कर रहा है, मतलब कि जहां अपन बात कर रहे हैं, जैसे नॉर्मली क्या होता है टीडीएस का क्या होता है, टीडीएस कब काटा जाता है, जब कब भुगतान कर रहे होते हैं। मतलब सामने वाले व्यक्ति, मैं जैसे बोल रहा हूँ पार्ट टाइम काम आपने लोगों ने कर लिया है तो आपको पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, आय अर्जित होगी, तो उस केस में सामने वाली जो पार्टी है जो आपको भुगतान कर रही है तो वो कुछ पैसा काट के दे रही, तो सामने वाले व्यक्ति का नाम आपको लिखना है, उसका जो भी नेम है उसका एड्रेस ही यहाँ पे फिल हो जाएगी। उसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ द डायरेक्टर, यानी जिसका टीडीएस काटा जा रहा है, यानी आप हो गए, मैं हो गया, मतलब अपना पैसा कट रहा है, तो उस केस में आपका नाम आ जाएगा और उसका अपना जो पूरा एड्रेस वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ और आधार नंबर ऑफ द डायरेक्टर, यानी मैंने आपको जैसे बताया था कि सामने वाले जो पार्टी है जो टीडीएस काटती है उसका आधार नंबर या फिर पैन नंबर लिखना पड़ेगा। साथ ही साथ सामने वाली पार्टी की भी आपको क्या करनी पड़ेगी, उसकी वही डिटेल लिखनी पड़ेगी, कौन सी वाली, पैन नंबर वाली और आधार नंबर वाली। इसके अलावा टैन ऑफ द डायरेक्टर, जो टीडीएस काटता है उसके आपको टैन नंबर लिखने पड़ेंगे। जैसे मैं बार बार एक चीज के रिपीट कर रहा हूँ, पैन नंबर और टैन नंबर में दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। पैन नंबर होता है परमानेंट अकाउंट नंबर और टैन नंबर जो होता है वो होता है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। ध्यान से सुने इस चीज को,
10 नंबर का मतलब होता है 10 टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, जिसको हम कहते हैं, वो भी क्या होता है 10 का होता है, ये भी 10 का होता है, वो भी 10 का होता है। लेकिन सबसे बड़ा फर्क क्या है, पेन के अंदर होता है 5 4 1, 5 अल्फाबेटिकल, 4 न्यूमेरिकल, 1 अल्फाबेटिकल, कंप्लीट है। और मैं 10 की बात करता हूँ, 10 नंबर की बात करूँ, ये भी 10 डिजिट का होता है, लेकिन सबसे बड़ा फर्क क्या होता है, ये होता है 4 5 1 की श्रेणी में, यानी 4 अल्फाबेटिकल, 5 न्यूमेरिकल और 1 अल्फाबेटिकल, कंप्लीट है। तो यहाँ पे आपको उस चीज को लिखना पड़ेगा। उसके अलावा क्या करना है, जो भी टीडीएस का पूरी आपको डिटेल लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे जो भी अपन बात कर रहे हैं, चालान की बात कर रहे हैं, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा असेसमेंट ईयर हो गया, कब से कब तक का है वो आपको लिखना पड़ेगा। ये पूरी जो समरी है आप लोगों को दिख रही है, पूरी जो समरी वही है जो फॉर्म 16 में मैंने आप लोगों को बताई थी। केवल ये एक ऊपर जो फॉर्म है, फॉर्म का जो है, जो फॉर्म नंबर है वो चेंज हो चुका है। वो तो फॉर्म 16 था और ये जो फॉर्म है वो क्या है, फॉर्म 16A है। वो केवल वेतन भोगी के लिए होता है और ये जो होता है वो होता है गैर वेतन भोगी के लिए होता है। उसके अलावा इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि आपने किस बिहाफ पे आपने वो टीडीएस काटा है। नेचर ऑफ पेमेंट की बात करें, नेचर ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो टीडीएस होते हैं, टीडीएस के अंदर क्या होता है, सेक्शन के हिसाब से चलता है। याद आया कुछ, 192, 193, 194, याद आ रहा होगा। 194C बताया था मैंने आपको, उसके अलावा 194D बताया था, J बताया था, I बताया था, LA बताया था, LBA बताया था, मतलब बहुत सारे आपको मैंने टीडीएस के बारे में बताया था। और उसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, आपको लोगों को ध्यान हो तो मैंने आपको बोला नॉर्मली बात करते हैं, जनरली बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जो टीडीएस के जो सेक्शन का आप लोग उपयोग लोगे वो लोगे 194C, 194I और 194J। C4 में बात कर सकता हूँ, कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर की बात करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, 194C लग जाएगा। आई की मैंने आपको बताई थी, आई में मैंने आपको क्या बताया था, क्या बताया आई के बारे में, याद कर रहे हैं। जे का भी बताया था मैंने आपको, प्रोफेशनल वाला, कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो ये आपको वापस के अगर टीडीएस आपको याद रखने पड़ेंगे विथ सेक्शन, विथ एग्जामिनेशन लिमिट, कहाँ तक आपको टीडीएस नहीं काटना वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, नेचर ऑफ पेमेंट के अंतर्गत आपको जो प्रकृति है टीडीएस को काटने की वो आपको यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद जो भी अपन है समरी काटे, टीडीएस काटा है उसकी आपको पूरी समरी लिखनी है, जो जो काटा है वैसे मैं आपको बता ही रहा हूँ उसके हिसाब से। फिर आएगा बुक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो आपने टीडीएस की जो एंट्रीज की होगी उस टीडीएस की एंट्री को आपको यहाँ पे लिखना है कि आपने अपना वाउचर नंबर क्या लिखा है उसको आपको वापस ओल्टास से मिलाना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि ओल्टास एक प्रकार क्या होता है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंतर्गत टीडीएस की पूरी डिटेल होती है, ठीक है। तो उसमें अपन क्या करते हैं, जो अपन का पैन कार्ड नंबर होता है या 10 नंबर जो होता है उसके भी यहाँ पे अपन को पूरी डिटेल मिल जाएगी, कितना अपन ने जमा कराया उसके हिसाब से। ओल्टास के अपना बता ही दिया मैंने आपको, चालान का नंबर। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको लोग बढ़नी है और उसके बाद करने के बाद ये जो अपना हो गया इसको चीज़ को आपको क्या कर दोगे, वेरीफाई कर दोगे। वेरीफाई को मतलब क्या होता है, सत्यापित, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो भी सूचना है इसके अंतर्गत दी गई वो सभी सूचना एक प्रकार से सही है, और यदि गलत होती है तो उस केस में जो सीबीडीटी डिपार्टमेंट है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, जो इस पर क्या करता है, हैंडलिंग करता है, वो कोई भी एक्शन कार्यवाही कर सकता है। कंप्लीट है स्टूडेंट यहाँ तक। तो ये तो हो गया फॉर्म 16A के बारे में। तो फॉर्म 16 और फॉर्म 16A ये दोनों चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। अब सोचने वाली बात है, फॉर्म 16 और फॉर्म 16 में अंतर क्या है। हमने फॉर्म भी देख लिया, फॉर्म में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, सूचनाएं होती है, वो भी हमने देख लिया। तो इसमें फॉर्म 16 और फॉर्म 16 में अंतर क्या होता है, इसको भी समझना पड़ेगा। हमको पता कैसे लगेगा कि कौन सा फॉर्म 16A है या फिर कब फॉर्म 16A भरा जाता है, और 16A और 16A में अंतर की बात करते हैं तो वो कैसे होते हैं, देखें आप लोग। तो स्टूडेंट्स मैं अब आपको बता रहा हूं फॉर्म 16A और फॉर्म 16 के बीच में अंतर। तो छोटा सा अंतर है वो मैं आपको बताऊंगा, और आपके जो भी डाउट्स हैं फॉर्म 16 और फॉर्म 16 से संबंधित वो आपको क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करता हूं फॉर्म 16A और 16 के बीच का अंतर, जो पहला जो पॉइंट है वो क्या है। देखो यहीं से बात क्या होगी, क्लियर हो जाएगी आपको। दोनों के बीच के अंतर की बात करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं मैं आय का स्रोत। फॉर्म 16 की बात करता हूं तो उसके जो आय का स्रोत है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें नियोक्ता हुआ कर्मचारी दोनों की चीज बात कर रहा था। तो फॉर्म जो 16 होता है संबंधित होता है वो होता है वेतन से संबंधित। कब रिलीज किया जाता है, जब वो वेतन भोगी होता है उस केस में। और बात करता हूं फॉर्म 16A की बात करता हूं तो वेतन के अलावा यदि कहीं दूसरी जगह से आय अर्जित हो रही है और उस केस में यदि अपन टीडीएस चार्ज हो रहा है, टीडीएस काटा जा रहा है, तो वो कौन सी श्रेणी में आ जाएगा, फॉर्म 16A की श्रेणी में आ जाएगा।
कंप्लीट है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, आय सीमा यानी इनकम की जो लिमिट है उसकी कितनी है, मतलब ये जो भी लिमिट होती है चाहे वो 2.5 लाख हो, नॉर्मली इसकी जो लिमिट होती है वो 2.5 लाख होती है, आप लोग ध्यान रखना कितनी होती है, 2.5 लाख रुपए तक लिमिट होती है। या फिर क्या होता है, देखो नियम क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। मैं भी बात करता हूँ आज की क्लास की बात करता हूँ ये इतना अमाउंट होगा, लेकिन हो सकता है 1 घंटे के बाद ही क्या होता है नया नियम आ जाए। तो नॉर्मली क्या होता है ये चीज़ को आपको देखना पड़ेगा कि @present के अंदर जब हम TDS को काट रहे हैं, TDS को चार्ज कर रहे हैं, तो उस केस में उसकी लिमिट क्या है, कंप्लीट है। तो इसमें क्या होता है जो भी नियमित जो होता है सैलरी मिल रही है उसका फिक्स क्राइटेरिया हो गया। जैसे मैं 2.5 लाख इसलिए बात कर रहा हूँ कि 2.5 लाख से कम का जो अमाउंट होता है उस केस में आपको TDS सर्टिफिकेट की होगी, ITR की से बात हो गई, वो उसको फिल करने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि वो 2.5 लाख से कम की स्लैब में आ रहा उस केस में। आय सीमा के आधार पर जो भी न्यूनतम सीमा दे रखी होती है उसके आधार पर क्या होता है, फॉर्म 16 की बात कर रहा हूँ, इन दोनों के बीच के अंतर की बात कर रहा हूँ मैं, कंप्लीट है। फिर बात करता हूँ जारीकर्ता। फॉर्म 16 जो होता है वो जो जारी करता है वो करता है नियोक्ता। कौन करता है, नियोक्ता करता है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ जो फॉर्म 16 है वो क्या है, फॉर्म 16 जो है वो वेतनभोगी के लिए, यानी कर्मचारी व नियोक्ता का आपस में संबंध है और उस केस में वो रिलीज कर रहा है। तो नियोक्ता क्या करता है, अपने कर्मचारी को प्रोवाइड करवाता है, प्रदान करता है। और फॉर्म 16 की बात करता हूँ तो कोई भी संस्था हो गई, कोई भी संस्था या व्यक्ति जो कुल राशि पर TDS काटता है, मतलब जो भी राशि जो व्यक्ति है TDS काट रहा है, जैसा कि मैंने आपको पार्ट टाइम, देखो आप लोग हमेशा अपने पे लेके चलें एक बात को, मैं फुल टाइम नौकरी करूंगा या करूंगी तो उस केस में फॉर्म 16 मेरे को मिल जाएगा। यदि मैं पार्ट टाइम नौकरी कर रहा हूँ, 10 जगह नौकरी कर रहा हूँ और अलग अलग प्रकार की नौकरी कर रहा हूँ और मान लो कि वहां से क्या मुझे क्या हो रहा है, TDS की डिडक्शन हो रही है, TDS की कटौती हो रही है, तो उस केस में मेरा फॉर्म कौन सा रिलीज हो जाएगा, फॉर्म 16 रिलीज हो जाएगा, कंप्लीट है। नेक्स्ट बात करते हैं रिसीवर। रिसीवर का मतलब क्या होता है, प्राप्त करने वाला। तो फॉर्म 16 जो प्राप्त करता है वो कौन करता है, कर्मचारी करता है, वेतनभोगी करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया वेतनभोगी क्या हो जाएगा, उसको प्राप्त कर लेगा। अब मैं बात करता हूँ फॉर्म 16 ये कौन करेगा, ये फॉर्म से लेगा गैर वेतनभोगी लोग। देखो दुनिया गोल है, आ रही बस में, जो चीज ऊपर होती है उसी को इसने उल्टा कर लिया। ये होता है जारी करने वाला और ये कौन है, प्राप्त करने वाला, कंप्लीट है। तो वेतनभोगी व्यक्ति ये हो गया गैर वेतनभोगी व्यक्ति। नेक्स्ट जो पॉइंट होता है वो बोलता है जारी करने का समय, मतलब कि फॉर्म 16 होता है वो कब जारी होता है, कब उसको रिलीज होता है, तो ये होता है प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष का मतलब एक छोटी सी बात है, प्रतिवर्ष मतलब क्या हो गया, साल में एक बार, आ रही बात में। तो प्रतिवर्ष क्या होता है, फॉर्म 16 जारी किया जा सकता है। और मैं बात करता हूँ फॉर्म 16 की बात करता हूँ, ये कब होता है, ये जो होता है वो होता है त्रैमासिक। त्रैमासिक का मतलब क्या, हर तीसरे महीने में, यानी बात करता हूँ क्वार्टरली की बात कर सकता हूँ मैं। क्वार्टरली में क्या होता है, अप्रैल मई जून का 1, उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर 2, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3, और मैं बात करता हूँ लास्ट की जनवरी फरवरी मार्च, तो ये चौथा हो गया। यानी एक साल में 4 बार इसके क्या होता है, इसको हम फॉर्म 16 रिलीज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं शासी कानून, मतलब एक कानून की बात होगी। एक दो नॉर्मली क्या होता है, इनकम टैक्स की मैं जैसे बात बोल रहा था कि हर एक चीज़ का क्या दे रखा है, उसने एक्ट दे रखा है, हर चीज़ के सेक्शन दे रखे हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, वेतन सिर के तहत आयकर पर TDS के लिए आयकर अधिनियम की धारा 203 कंप्लीट है। तो इसमें भी धारा क्या होती है, 203 ही लग रही है, और इसमें भी क्या हो रही है, धारा 203 ही लग रही है। मतलब धारा का जैसा कोई बड़ा इशू इसमें आ नहीं रहा है। मेन चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, मेन चीज आपको ऊपर वाले जो 3-4 पॉइंट है उसको आपको ध्यान रखना। और सबसे छोटा बात, आपको इतना ध्यान रखने की आवश्यकता भी नहीं, आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, फॉर्म 16 कब होता है, जब वेतनभोगी होता है तब। और फॉर्म 16A कब होता है, जब वो गैर वेतनभोगी है, यानी वो फुल टाइम नहीं, पार्ट टाइम के हिसाब से टुकड़ों में काम करके वो पैसा ले रहा है और उसमें उसका डिडक्शन हो रहा है TDS का। तो कंप्लीशन। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, मैंने जो फॉर्म अभी तक बताए हैं, 3 प्रकार के फॉर्म मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। फॉर्म नंबर 26AS कंप्लीट है। 26AS में क्या होता है, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि उसमें भी एक प्रकार की डिटेल्स ही होती है, वो आपको कंप्लीट समझ में आ गई। उसके बाद मैंने आपको फॉर्म 16 के बारे में बताया था कि फॉर्म 16 क्या होता है। उसके साथ ही फॉर्म 16 के साथ ही मैंने आपको फॉर्म 16 के बारे में आज की क्लास में बता दिया कि फॉर्म 16A क्या होता है, कंप्लीट है। तो अब क्या है, अब आने वाली क्लासों के अंदर मैं आपको जो कह सकता हूँ, ये भी जैसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही है इनकम टैक्स का। आने वाली क्लास के अंदर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको चीज़ बताने वाला हूँ। जैसे कि पिछली क्लास में बताया था कि आप क्या कर सकते हो, घर बैठे, एक बार बोल सकते हैं ना, घर बैठे हम क्या कर सकते हैं, अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था ITR वाला, याद आया कुछ। तो आने वाली क्लासों के अंदर मैं आपको ITR के बारे में बताऊंगा। ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में बताऊंगा, क्या होता है, उसका कैसे क्या काम किया जाता है, फॉर्म में क्या क्या होता है, वो सब कंप्लीट आने वाली क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास को मैं यही समाप्त करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।